हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक तथा लैब असिस्टेंट की फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लैब असिस्टेंट का जो ऑफिशियल सिलेबस है हम उसको कवर कर रहे हैं। तो यदि आपको जीरो से तैयारी करनी है तो इस सीरीज़ को आपको सीरियसली फॉलो करना होगा। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस सीरीज़ से, केवल इसी सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में 80 to 90%, 80 से 90, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रिपल एस सी का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी डाल देते हैं। पर 80 से 90% आपका श्योर है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो इस सीरीज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना है। कुछ बच्चों का कहना है कि जो पोस्ट है वो वापस ले ली गई है। तो देखिए, उस पर अभी कोई ऑफिशियल वो आया नहीं है कि हाँ ले ली गई है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है और ना पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, मतलब कि अपना भी टाइम वेस्ट क्यों करना है और आपका भी क्यों करना। फिर भी मैंने यूके ट्रिपल एस सी को मेल कर दिया है, तो जैसे उनकी कोई प्रतिक्रिया आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चल रहा है। ओके, पर फिर भी अभी आपको क्या करना है, ये आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। ठीक है, पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लैब स्टैंड में पूरे दिन घुसे रहना है। ठीक है, आपने और भी अन्य फॉर्म भरे होंगे, उसके लिए भी टाइम निकालना है। इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा क्या 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है आपका। और अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपका नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, तो ये सोच के आपको पढ़ना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज भी हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट, ये वाला जो चैप्टर है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। आपने अभी तक ये जो सिलेबस है इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा, नहीं निकलवाया हुआ तो कहीं पे नोट कर लिया हुआ पेज पे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता रखा है आपको पहले भी, जो जो टॉपिक मैं करवाता रहूँगा उसको आपने कट करते रहना है और उसका नोट बनाना है। ठीक है, नोट मेकिंग अभी आपको करनी है। नोट मेकिंग करने से क्या होगा, जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम से 15 दिन पहले आप बहुत अच्छे से रिविजन कर पाओगे। ठीक है, उस टाइम कोई भी वीडियो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी, जो आपका नोट है वही हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, नोट मेकिंग भी करना है साथ साथ में। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट। इसमें ये जो चैप्टर है बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में तो आज ये पार्ट फर्स्ट है इसका, और नेक्स्ट पार्ट आपकी अगली वीडियो में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो चैप्टर का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। पढ़ना है एसिड बेस के बारे में, पढ़ना है एसिड बेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पीएच स्केल देखेंगे और पीएच का क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम सॉल्ट देखेंगे। 5 सॉल्ट दे रखे हैं आपकी 10th की बुक में, पाँचों को देखेंगे। ठीक है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड से। ओके, एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल क्या होता है, सबसे पहली बात ये, तो हमने बचपन में पढ़ा था, यानी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ओके, यही पढ़ा था। लेकिन ये बचपन वाली डेफिनेशन है, अभी बड़े हो गए हैं तो डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने, कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसका, आरहेनियस का कॉन्सेप्ट है। किसका है, आरहेनियस का कॉन्सेप्ट। ये भी पूछा जाता है कि आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अम्ल क्या है, तो आपके ऑप्शन होंगे 4, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। ठीक है, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन। ओके, इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए HCl जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, एक एसिड है। तो HCl को जब हम पानी में डालेंगे, ठीक है, जलीय विलयन में डालेंगे, तो ये टूट जाएगा किसमें, H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ओके, H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। ओके, तो एसिड की पहचान क्या है, जब हम इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये H+ आयन देगा, H+ आयन में टूट जाएगा। ओके, देखिए आगे, जब हम जो ये H+ आयन है पानी में टूटा, तब ये पानी के साथ, ठीक है, पानी में हमने डाला तो ये H+ आयन में टूट जाएगा। फिर जो ये H+ आयन है ये पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने लगेगा, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, पहले हमने अम्ल को डाला पानी में, तो पानी में जैसे डालेंगे तो अम्ल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो H+ आयन देगा। तो H+ आयन जो ये निकला, और वो पानी के साथ, पानी तो ऑलरेडी है ना वहाँ पे H2 पहले से, तो उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ओके, H3O पॉजिटिव बना लेगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बेस देखते हैं। बेस ऐसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, तो जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि क्षार बोलते हैं। ओके, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, क्षार, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ओके,
फॉर एग्जाम्पल NaOH आपको पता है कि एक क्षार है, बेस है। इसको जब हम जलीय विलयन में डालेंगे तो ये Na+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। ओके, OH नेगेटिव आयन दिया, इसका मतलब क्या है, ये बेस है। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का वर्गीकरण करते हैं हम। किस बेस पे करेंगे, अलग अलग बेस पे करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं उनके सोर्स के ऊपर कि एसिड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, सोर्स के अकॉर्डिंग कितने, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। ओके, कार्बनिक यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है ये कहाँ से मिलता है, खाद्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थ, नेचुरल सब्सटेंस, इन सब चीज़ों से मिलता है हमें ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ठीक है, लैब में बनाते हैं, वो होता है इनऑर्गेनिक। ओके, तो जैसे कि टमाटर से हमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि टमाटर से कौन सा अम्ल मिलता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, नींबू में कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो टमाटर से हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही सेब से हमें क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। मैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, सेब से। और जो नींबू होता है, नींबू से मिलता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। जितने भी हमारे खट्टे फल फ्रूट हुए, सब में से हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, सिवाय इमली को। इमली में क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड। यहाँ पे आपको इमली का भी लिख लेना है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है उसमें से, इमली में। ओके, और अगर संतरे का पूछे तो संतरा क्या है, खट्टा है, यानी कि उसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा। ओके, इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड हो गए। ओके, एक और अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है, उनकी पावर क्या है, वीक है, स्ट्रांग है। तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड, तो देखिए जब हम एसिड को पानी में डालेंगे, अम्ल को पानी में डालेंगे, तो अगर H+ आयन बहुत ज़्यादा देगा, जितना मतलब बहुत ज़्यादा अगर H+ आयन देगा तो वो क्या है, स्ट्रांग एसिड है। और वहीं अगर हम एसिड को पानी में डालेंगे और पता चला कि ये बहुत कम H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो वीक एसिड है। मतलब जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, सिंपल से, ठीक है। तो पानी में डालने पर H+ आयन बहुत अधिक देते हैं, ठीक है। यानी जैसे XH है, इसको हमने पानी में डाला तो क्या देगा, H+ और प्लस X, जो भी X का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, H भी हो सकता है यहाँ पे, और अन्य प्रकार के जितने भी एसिड होते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो जितना ज़्यादा अगर वो H+ आयन देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वहीं पे देखिए वीक एसिड यानी कि कम H+ आयन देंगे, कम H+ आयन देंगे। और इसका देखिए साइन ऐसा होता है, जैसे ये है XH, एक ऐसा होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। ओके, और ये भी देगा H+ आयन, लेकिन ये क्या देगा, कम देगा। और ये वाला साइन होगा, इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा नहीं टूटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नहीं टूटा, जबकि यहाँ पे क्या है, गिव्स का साइन है, यानी कि ये पूरा टूट गया। और इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नहीं टूटा है। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक अभी हमने ऊपर में देखा, वो सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे H2SO4, HCl, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट, कि जितने भी ऑर्गेनिक हुए जो हमें नेचुरल मिल रहे हैं वो सब क्या हुए, वीक है। और जितने हम खुद से बना रहे हैं वो सब क्या है, वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि उनमें पानी कितना है, पानी का कंटेंट कितना है। ओके, अगर पानी कम है तो वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, डाइल्यूटेड एसिड होगा। तो डाइल्यूटेड एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड ये दोनों देख लेते हैं। देखिए डाइल्यूट जो एसिड होगा, तनु अम्ल जो होगा, वो क्या होगा, उसमें पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो वो डाइल्यूट मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है, तरल होगा, वो तनु होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा। और कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा, गाढ़ा कब होगा, जब उसमें पानी कम होगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल, तनु अम्ल क्या होंगे, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर क्या होगा, पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, अम्ल से ज़्यादा होगा, यानी उसमें अम्ल कम होगा लेकिन पानी ज़्यादा होगा, तभी तो पतला होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है, तनु, लिक्विड जैसा होगा। लिक्विड कब होगा, जब उसमें पानी ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। और वहीं कंसनट्रेटेड एसिड, इसमें क्या होगा कि जो एसिड है वो ज़्यादा होगा लेकिन पानी कम होगा, तभी तो वो गाढ़ा होगा, ठीक। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, गाढ़ा कब होगा, जब उसमें पानी कम होगा, पानी कम होगा और एसिड उसमें ज़्यादा होगा, तो होगा कंसनट्रेटेड। ओके, अब आगे देखिए, हाउ कैन डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो इसे ध्यान से समझना कि हम एक कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसे पतला कैसे करेंगे, तो उसकी सही विधि क्या होती है। तो देखिए क्या करते हैं हम, इसमें पानी का एक जार लेते हैं, यानी जार में पानी भरते हैं और उसमें एसिड को डालते हैं, ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। अगर हमने एसिड में पानी डाला तो वो
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और वो फट भी सकता है, और फट जाएगा तो इंसान वहाँ पे घायल भी हो सकता है। तो ये वाला तरीका है गलत है, यानी कि हम एसिड में पानी नहीं डालेंगे बल्कि पानी में एसिड डालेंगे, वो भी धीरे धीरे करके डालेंगे। ओके, पानी लिया हमने, उसमें एसिड हल्का हल्का डाल रहे हैं, ठीक है, हल्का हल्का एसिड डालेंगे और वो डाइल्यूट होता रहेगा, पतला होता रहेगा। अगर हमने एसिड में डायरेक्ट पानी डाल दिया तो वो ब्लास्ट हो सकता है, क्यों, वहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और वो फट सकता है। ओके, तो ये होता है इसका सही तरीका, यानी पानी में हमने एसिड डालना है धीरे धीरे करके। ओके, इस प्रकार से हम डाइल्यूट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अभी तक हमने एसिड का देख लिया क्लासिफिकेशन, अब देखते हैं हम जो क्षार होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो पहला है इसका क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी के बेस पर, विलेयता के आधार पर, पानी में विलेयता के आधार पर, ठीक है, कि पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीडीएस 2021 में पूछा गया। ओके, अच्छा, मैं सारे एग्जाम को एनालाइज करता हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से, केवल साइंस के, ठीक है। ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि मुझे पता चलेगी कि किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है आजकल, ठीक है, ताकि मैं अपने लेक्चर को उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए जो मेरी वीडियो होती है वो एग्जाम रेलेवेंट होती है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि मैं एनालाइज करता हूँ लेटेस्ट एग्जाम को कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, बेस को सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो होता है एल्कालिस, ठीक है, और एक होता है बेस, ठीक है। एक एल्कालिस होता है और एक होता है बेस। ओके, अब देखते हैं दोनों को, एल्कालिस और बेस होता क्या है, ठीक है। एल्काली क्या होते हैं, द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि एल्काली क्या है, बेस ही है, लेकिन वो कौन से बेस हैं, यानी कौन से क्षार हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, एल्कालिस कौन होते हैं, जो पानी में घुल सकते हैं, मतलब ये होते हैं बेस ही, लेकिन ये पर्टिकुलर बेस होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, उनको बोलते हैं हम एल्कालीज। ओके, और बेस क्या होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। ओके, तो अब ये वाली लाइन याद रखनी है, यही पूछा गया था सीडीएस में, ऑल एल्कालीज आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर एल्कालीज, ठीक है, मतलब जितने भी एल्कालीज होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी बेस एल्कालीज नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, देखिए, जो एल्कालीज है ये क्या है, बेस का ही टाइप है, पर कौन सा बेस है, जो पानी में घुल सकता है, और बेस क्या है, बेस तो बेस है, पर कौन से, जो ये पानी में नहीं घुलते हैं। ओके, यानी सभी एल्काली जो है वो बेस है, लेकिन सभी बेस एल्काली नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, और ये वाली लाइन आपको नोट करना है, ठीक है, सभी एल्काली बेस है लेकिन सभी बेस एल्काली नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ अभी हमने देखा था एसिड में, तो यहाँ पे भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे, जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है, OH नेगेटिव आयन जो ज़्यादा देंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे। ओके, एग्जाम्पल के यहाँ से बोलते हैं MOH, इसको हम तोड़ेंगे, ये पूरा टूट गया, ठीक है, जब ये वाला साइन लग रहा है इसका मतलब क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि पूरा टूट जाएगा, और जब ये वाला साइन इसका मतलब क्या है, पार्शली टूटा है, पूरा नहीं टूटा है। ओके, तो M प्लस ये तो अलग हो जाएगा, प्लस OH नेगेटिव देगा, अब ये जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, और यहीं पे हम लेस में देखेंगे तो ये पूरा नहीं टूटेगा, इसमें ये वाला साइन लगा रहेगा, उत्कर्मणीय का साइन। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, तो जो जितने भी रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जितने भी मेटल्स होते हैं रिएक्टिव मेटल्स, यानी पहले वाले ग्रुप में और दूसरे वाले ग्रुप में जितने भी हैं, ठीक है, उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। रिएक्टिव मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं, सॉरी कौन से बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ओके, और अगर वीक बेस के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये वीक बेस है। ओके, तो एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, पहले एसिड का देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो देखिए एसिड क्या होते हैं, दे आर सोर, यानी कि खट्टे होते हैं, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, अब देखिए बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन नीले को लाल करता है और लाल को कौन नीला करता है। ओके, तो देखिए ऐसा सबके साथ होता है, हर कोई भूल जाता है, पर मैं नहीं भूलता। मैं क्यों नहीं भूलता, क्योंकि मैं निमोनिक्स के साथ याद करता हूँ। जैसे मैंने क्या याद कर रखा है, अनिल, अनिल, अनिल याद कर रखा है, बस अब मैं भूलता नहीं। अनिल यानी कि अ से अम्ल, नीले को कर देगा लाल, ठीक है, ऐसे करके मैंने याद कर रखा है। ऐसे मैंने
वहाँ पे दूर दृष्टि और निकट दृष्टि में भी आपको एक ट्रिक बताया था, उर्दू और अवनी, ठीक है। यानी अवतल दर्पण क्या होगा, निकट के लिए, और उत्तल दर्पण किसके लिए होगा, दूर दृष्टि के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के मैं ट्रिक्स निमोनिक्स बना लेता हूँ जिससे मेरे को याद रहती है चीज़ें, ठीक है। भूलता हर कोई है, आप स्पेशल नहीं हो, ओके। तो हम भौतिक गुण देख रहे थे, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और अगला देखिए, दे आर कोरोजिव, हाथ पर गिरने पर जला देते हैं, ठीक है, हाथ पर गिरने पर जला देते हैं, कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव हम पिछले चैप्टर में देख के आ चुके हैं, ओके। अब आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेस की क्षार की देखते हैं। तो दे आर बिटर, ठीक है, कड़वे होते हैं स्वाद में, और क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जब वो, इसके लिए भी क्या अलग से ट्रिक बनानी पड़ेगी, नहीं, आपको बस एक ही याद करना है, अनिल, अनिल याद कर लेना है, ठीक है। अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल करेगा, तो जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी कि जो बेस होगा वो लाल लिटमस को नीला करेगा, ओके, ऐसे याद करना है। दे आर सोपी, सोपी यानी कि साबुन जैसा होता है, ठीक है, सोपी होता है साबुन जैसा, ओके, ये हो गया। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला देखिए, रिएक्शन विद मेटल, जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे एसिड की या बेस की तो क्या बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम इधर मैंने एसिड का लिख रखा है, इधर बेस का लिख रखा है, एक एक करके आपको बताता हूँ। हमने एसिड लिया, एसिड को मेटल के साथ किया, एसिड को मेटल के साथ अभिक्रिया करवाया, यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करवाया, तो देखिए क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम एसिड को मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, या फिर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और बनता क्या, मेटल का सॉल्ट बनता है, ओके। हम बेस की बात करें तो बेस में भी सेम चीज़ होता है, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, समीकरण देख लेते हैं। 2HCl एसिड है, ठीक है, एसिड में हमने जिंक डाल दिया, जिंक क्या है, मेटल है, ओके, जिंक है, मेटल है, इसको डाल देंगे तो यहाँ देखिए कौन सी अभिक्रिया हो रही है, सबको लिंक करके पढ़ना है आपको, तभी याद होगा। अभी हमने पीछे देखा था ना डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, तो वही वाली हो रही है, जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, क्यों हटाएगा, क्योंकि जिंक है ऊपर है, तो सब चीज़ लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। इसको हटा देगा तो ZnCl प्लस H, हटा दिया उसको, H बाहर निकल गया, तो ये जो ZnCl है ये क्या बना, मेटल सॉल्ट बन गया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकल गया इसके साथ साथ, ठीक है। तो जब अम्ल को हम धातु, ये लाइन लिखनी है आपको, जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ये हो गया। यही हम क्षार के साथ भी सेम ही रिजल्ट होता है, NaOH एक क्षार है, ठीक है, इसके जिंक डाला हमने, इसमें मेटल डाला, तो क्या होगा, NaZnO2 बनेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, Na2ZnO2, ये है सोडियम जिंकेट, ठीक है, पूछा जा सकता है, ये है सोडियम जिंकेट, ओके। और आपको फॉर्मूला ये लिखना है अपनी कॉपी में, क्षार प्लस धातु यानी कि बेस प्लस मेटल, तो क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन देगा, ठीक है, सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओके। पॉप टेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पॉपिंग टेस्ट क्या था, हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती, या फिर पिछले में हमने क्या था, माचिस को ले जाते हैं, जलती हुई माचिस को, तो क्या होता है, पटपट की ध्वनि आती है, इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस के साथ वो फ्लेम जल रही है। दूसरा क्या होता है तरीका, कि वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी, नीली ज्वाला जलेगी, ओके, ये पॉपिंग टेस्ट था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अभी हमने मेटल के साथ कराया, सिंपली मेटल के साथ, अब मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे अभिक्रिया, तब देखते हैं क्या बनता है। तो एसिड लिया हमने, एसिड को धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया, तो क्या बना, लवण बना यानी सॉल्ट बना, और CO2 गैस निकली और जल बना, ठीक है। तीन चीज, सॉल्ट, CO2 और वाटर, ये तीन चीज बनेगा जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया करवाया, HCl क्या है, यहाँ पे अम्ल है, तो क्या बनेगा, CaCl2 बना, यानी कि लवण बना, सॉल्ट बना, ठीक है, कैल्शियम का, CO2 गैस और H2O, ये दोनों फॉर्म हुआ, और ये इसका कलर कैसा हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है, दूधिया यानी कि वाइट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, किसके कारण, CO2 के कारण दूधिया कलर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या फॉर्म होगा, तो सॉल्ट बनेगा, CO2 और वाटर, सेम सॉल्ट, CO2 और वाटर बनेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्षार की करवाते हैं धातु बाइकार्बोनेट के साथ। देखिए बेस,
बेस क्या करते हैं, नो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। धातु कोई भी रिएक्शन नहीं करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो धातु होते हैं कि जो बेस होते हैं, बेस क्या होता है, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते ये मैं आगे बताऊंगा, आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक बार बता दूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, ठीक। आगे देखिए, आपके एग्जाम में देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। CuOH का वोल्टेज, ओके, बुझा हुआ चूना बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। CuOH का वोल्टेज, इसमें हमने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ठीक है। तो क्या होगा, CaCO3, ये दूधिया कलर का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। तो ये होता है चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। यानी कि जो स्लेक्ट लाइम था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, या फिर मुंह से ही फूका, मुंह से जब हम फूकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो जाएगा, तो क्या होगा, ये CaCO3 बन जाएगा, जो कि दूधिया कलर का होता है, हमने ऊपर भी देखा हमने, तो ये दूधिया कलर का हो जाएगा और साथ में क्या, वाटर निकलेगा। पर अगर ये हमेशा होता है क्या, नहीं, अगर हमने अधिक मात्रा में CO2 डाल दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही डाल दिया, तो क्या होगा, देखिए, अगर हम अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O, इतना तो बन जाता है जब हम पहली बार में उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें और डाल रहे हैं हम, मतलब और ज़्यादा डाल रहे हैं, CO2 और डाल दिया, तो क्या होगा, देखिए, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, और ये क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी कि ये घुल जाता है पानी में, ठीक है। तो ये बनता है CaHCO3, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और ये घुलनशील होता है और ये पानी में घुल जाएगा, ओके। तो ज़्यादा CO2 प्रवाहित करने से भी वो दूधिया कलर नहीं देगा, ओके। अब आगे देखते हैं, थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, यानी कि हमने एसिड को बेस से करवा दिया या फिर बेस को एसिड से, आपस में अभिक्रिया करवा दिया, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या देखा, देखिए, एसिड और बेस का हमने देखा मेटल के साथ, फिर हमने देखा एसिड और बेस का मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब थर्ड है कि दोनों को आपस में करवा के देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने पहले भी कर दिया था, अभी इससे पिछले वाले चैप्टर में, जहाँ पे मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको मैंने पहले बता दिया था कि याद कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया वही चीज़ कि जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यानी कि एसिड और बेस की अभिक्रिया करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये हमने पीछे भी देख लिया था, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू, HCl क्या है, एक एसिड है, NaOH क्या है, एक बेस है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, एक वाटर बनेगा, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट बना, और ये इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, और ये किसका पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमें लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, लिंक करके पढ़ेंगे तो कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा, और हम उस चीज़ को ज़्यादा रिटेन करके रख पाएंगे, ज़्यादा देर तक याद कर पाएंगे उसे, ओके। अब देखिए, हमने अभी पीछे ये भी देखा था कि प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ऐसा भी तो होता है। तो देखिए 4 रिएक्शन बनेगी इस प्रकार से। पहला कि जब हम प्रबल अम्ल लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, लेकिन जो बेस होगा वो हम क्या लेंगे, वीक बेस लेंगे, तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वही वैसा ही सॉल्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, पहले वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय सॉल्ट बनेगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और पानी तो हर केस में निकलेगा ही, क्योंकि एसिड और बेस अभिक्रिया करते हैं तो पानी तो निकलेगा ही, ठीक है। तो ये बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा होगा, बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा, ठीक। अब देखिए दूसरी कंडीशन है कि हमने जो बेस लिया वो तो स्ट्रांग ले लिया, लेकिन एसिड क्या ले लिया हमने, वीक ले लिया। तो डिपेंड किस पे करेगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसी का सॉल्ट बनेगा। तो ताकतवर कौन है यहाँ पे, बेस है, तो ये तो कैसा बनेगा इसका सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा, ओके। थर्ड देखिए, थर्ड है अगर हमने एसिड को वीक लिया और बेस भी वीक लिया, हमने बेस एसिड, वीक बेस और वीक एसिड दोनों वीक हैं, ठीक है, दोनों कमजोर हैं, तो क्या बनेगा, उदासीन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। कैसा भी नहीं होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, उदासीन होगा, ठीक है, और H2O तो निकलेगा। फिर यहाँ पे हमने प्रबल ले लिया, दोनों ही प्रबल, दोनों सेम है, तभी भी क्या होगा, उदासीन अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ठीक है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। हमने एसिड को लिया, ठीक है, और हमने क्या मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है,
एसिड लिया, एसिड की हमने मेटल ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया, तो क्या बनता है, सॉल्ट और जल बनता है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, ये लिख लेना है आपको, जो ये रेड है ना, ये तो लिखना ही है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं वो। ठीक है, ये याद रखना। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और यहीं पे अभी हम अधात्विक ऑक्साइड भी देखेंगे, तो वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड, दो का नाम बता रहा हूं मैं, जो दोनों होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है Al2O3 और एक होता है ZnO। ये दोनों धात्विक ऑक्साइड है। देखो देखो, हमने अभी क्या पढ़ा कि धात्विक ऑक्साइड है, क्षारीय होते हैं, लेकिन ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। यानी कि कभी कभी तो ये क्षारीय भी हो जाते हैं, कभी कभी ये अम्लीय भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं इनको। ओके, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल से क्रिया कर लवण तथा जल देते हैं। ठीक है, अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। ठीक है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, इसके साथ हमने अभिक्रिया करवाई किसी एसिड के साथ, यानी HCl ले लिया, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, CuCl2 और प्लस H2O बन गया। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, कॉपर क्लोराइड बना तो ये रंग कैसा हो जाएगा, विलयन का, सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जितने भी लाइन है ये सब NCERT से मैंने लिखा हुआ है, और आपके एग्जाम में भी NCERT से ही लाइन टपाते हैं वो। ठीक है, अब देखिए, क्षारों के साथ जो बेस होता है उनका करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, धात्विक, आगे देखते हैं, आगे है बेस का करवाते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, बेस का। ठीक, तो देखिए क्या बनेगा, बेस प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट और जल बनाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एसिड में हमने क्या डाला था, मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ, और बन क्या रहा है, सेम चीज बन रहा है, सॉल्ट और जल बन रहा है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, अभी जो वंदरों का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होते हैं, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, तथा अधात्विक ऑक्साइड विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आगे पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। ठीक है, अगर हम जल में डाल देंगे तो क्या होगा, देखते हैं, ऑल एसिड एंड बेस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट्स मतलब क्या, जलीय विलयन, मतलब जलीय अवस्था। जलीय अवस्था में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि देखिए, ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, किसे, आयंस में टूट जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं, तो ये क्या क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं, यानी एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ठीक है, और फिर अपने तरफ अपोजिट आयन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने फिर से, जब हम एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो हमने पहले भी देखा था कि ये अपने आयंस में टूटते हैं। क्षार किस में टूटता है, OH में, और अम्ल किस में टूटता है, H+ आयन में। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था। ठीक, तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि जितने भी एसिड और बेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं एक्वस स्टेट में, यानी कि जलीय अवस्था में ये इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि अपने आयंस में टूट जाते हैं और अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट गए तो करंट तो पास होगा ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमने पहले भी देख लिया कि जल में अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें टूटते हैं। H3O पॉजिटिव में कैसे, जैसे कि कोई अम्ल है, HCl है। ठीक है, HCl को हमने पानी में घोला तो ये क्या हो जाता है, H+ और प्लस Cl नेगेटिव में टूट गया। अब जो H+ है ये फिर पानी के साथ, पानी तो ऑलरेडी है वहाँ पे, H+ है, तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए, जल में क्षार क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले देखते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 5 जो प्रॉपर्टी है, ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई तैयारी कर रहा होगा पहले से तो उन्हें पता भी होगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आएंगे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है, जो कि पता ही होना चाहिए हर एक साइंस स्टूडेंट को।
ओके, तो ये 5 जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक होमवर्क टास्क देता हूँ, ठीक है, अगर आपने इसे कर लिया तो बहुत अच्छा, वरना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमने यहाँ पे देखा, देख 4 पॉइंट में, कि अम्लों ने धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की और क्षारकों ने यानी बेसों ने अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया की। ऐसा क्यों? बेस की हमने धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करवाई, या फिर हमने एसिड की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करवाई? ठीक है, तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, वरना तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता ही दूंगा। ठीक, इस वीडियो को हम यहीं पे दें। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट को पढ़ेंगे। 5 प्रकार के सॉल्ट हैं। ओके, तो सॉल्ट देखेंगे, उनके भी प्रॉपर्टी देखेंगे, पीएच स्केल देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये भी देखेंगे डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है पीएच का, कितना पीएच होता है इसका, ये सब भी देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।